उत्तर प्रदेश महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन सभी सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए अगला शुरुआत करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न कह रहा है क्रोहन की बीमारी के लिए एक रोगी के लिए चिकित्सा सर्जिकल नर्स आहार की सलाह देती है। बताइए आप लोग। फाइबर में उच्च और प्रोटीन एवं कैलोरी में कम, पोटेशियम में उच्च, फाइबर में कम और प्रोटीन एवं कैलोरी में उच्च, पोटेशियम में कम। बताइए इसमें आप लोग क्या सही होगा इसमें। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जानते हैं कि क्रोहन क्या होती है। एक बीमारी होती है, एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर छोटी आंत और सामान्यतः बृहदांत्र को प्रभावित करती है। ठीक, क्रोहन रोग के सबसे आम लक्षण जो हैं पेट दर्द और दस्त हैं। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, पेट दर्द और दस्त हैं। बुखार और पेट की कोमलता सहित अक्सर सूजन के अन्य लक्षण भी इसमें उपलब्ध होते हैं। ठीक, मौजूद होते हैं। देखिए एक चीज़ और आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि महत्वपूर्ण पीडीएफ और महत्वपूर्ण कंटेंट सारे चीज़ का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है टेलीग्राम पे। ठीक, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके। तो चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कह रहा है मार्फिन किस बीमारी में नहीं दी जानी चाहिए। बताइए मार्फिन किस बीमारी में नहीं देनी चाहिए। एंजाइना, श्वसनी दमा, या अग्नाशय कोप, या मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। बताइए आप लोग मार्फिन किस बीमारी में नहीं देनी चाहिए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मार्फिन का इस्तेमाल जो है मध्यम से गंभीर दर्द के लिए किया जाता है। ठीक, मार्फिन श्वसनी दमा बीमारी में नहीं देना चाहिए। मार्फिन कैंसर का दर्द, दर्दनाशक, शल्य चिकित्सा, शल्यक पीड़ा शून्यता, पूर्व असंवेदनकारी एंजाइमा, अग्नाशय कोप एवं मायोकार्डिकल इन्फ्रैक्शन में प्रयोग की जाती है। इतना याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है TNM वर्गीकरण प्रणाली का इस्तेमाल किसकी क्लिनिकल स्टेजिंग में होता है। बताइए डिप्रेशन में, पेन में, या कैंसर में, या मोटापा में। बताइए पेन अर्थात दर्द। ठीक, बताइए क्या हो जाएगा इसमें। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर में। देखिए जो है TNM जो है वर्गीकरण प्रणाली का इस्तेमाल कैंसर के क्लिनिकल स्टेजिंग में होता है। ठीक, TNM का जो पूर्ण रूप है ट्यूमर नोड मेटास्टिस। क्या होता है इसका पूर्ण रूप। ट्यूमर नोड मेटास्टेटिक। ठीक, याद रखिएगा। कैंसर नियंत्रण के लिए समय समय पर अमेरिकी संयुक्त समिति जिसे AJCC बोलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संघ जिसे UICC बोलते हैं। तो क्या है ये TNM कैंसर स्टेजिंग सिस्टम को क्या करती है, अपडेट करती रहती है। ये 2 संस्थाएं हैं जो इस सिस्टम को क्या करती हैं, अपडेट करती रहती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाइपोनेट्रेमिया वाले मरीज की देखभाल करते समय महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप में शामिल है। बताइए हाइपोनेट्रेमिया वाले मरीज की देखभाल करते समय महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप में क्या शामिल है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोटोनिक सेलाइन प्रदान करना। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया है HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है। बताइए पूर्व काल की अवधि, इंट्रानेटल अवधि, या प्रसव उपरांत अवधि, या स्तनपान। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कर रहा है न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान करने के लिए कौन सा जांच नहीं किया जाता है। बताइए EEG, ECG, CT स्कैन, या लंबर पंचर। बताइए तो इसमें हो जाएगा ECG, ऑप्शन नंबर बी। देखिए न्यूरोलॉजिकल जो समस्याएं हैं उनके निदान करने के लिए, न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान करने के लिए ECG का जांच नहीं किया जाता है। ठीक, बल्कि ECG जो है एक हृदय परीक्षण है। कौन सा परीक्षण है, हृदय परीक्षण। ठीक,
जिसमें मशीन द्वारा हृदय के विद्युत क्रियाकलाप को दर्ज किया जाता है। ईईजी और सीटी स्कैन लंबर पंचर जो है न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान से संबंधित प्रक्रिया है, ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कह रहा है एक फ्रैक्चर यानी अस्थिभंग, ठीक, जिसमें त्वचा में कोई ब्रेक ना हो क्या कहलाता है? ओपन फ्रैक्चर, क्लोज्ड फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर या इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, बताइए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोज्ड फ्रैक्चर। अगला प्रश्न कह रहा है काला पड़ गए व सड़ते हुए ऐसे ऊतक यानी टिश्यू बोलते हैं ऊतक को, जिसमें रक्त का संचरण नहीं हो रहा है क्या कहलाता है? बताइए। कंट्रैक्शन, एट्रोपी, गैंग्रीन या इरिथमा, बताइए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, काला पड़ गए व सड़ते हुए ऐसे ऊतक जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? गैंग्रीन कहा जाता है, ठीक। गैंग्रीन का अर्थ होता है मृतक ऊतक, ठीक, मृत ऊतक, ठीक, डेड टिश्यू, ठीक। संक्रमण या रक्त के प्रवाह की कमी के कारण प्रभावित अंगों के ऊतक नष्ट होने लगते हैं। इससे प्रायः हाथों और पैरों की उंगलियों व अन्य अंगों की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ठीक, एक वेट जो है वेट गैंग्रीन और एक ड्राई अर्थात गीला और सूखा, गीला गैंग्रीन और सूखा गैंग्रीन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लू हीट स्ट्रोक लगने पर नहीं पाया जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हीट स्ट्रोक लगने पर नहीं पाया जाता है? बताइए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक पसीना आना, ठीक। लगातार और लंबे समय तक अधिक गर्मी और तेज धूप में रहने के कारण लगने वाली लू या तापघात, ठीक, अत्यंत गंभीर अवस्था होती है। इसमें शरीर से पसीना निकलना क्या होता है? बंद हो जाता है, जिससे शरीर का तापमान नहीं घट पाता। सिर दर्द, चक्कर, थकावट, तेज बुखार, बेहोशी, दिल की धड़कन में तेजी, मति भ्रम, ये सब क्या है? लू लगने के लक्षण हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है ट्रैकोमा किस अंग का संक्रमण है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग बता सकते हैं। ट्रैकोमा किस अंग का संक्रमण है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आँख का। देखिए, आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वीडियो के, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट PDF वहाँ पे भेजे जाते हैं। आप लोग को परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सामान्यतः रीढ़ की हड्डी से पानी निकलना लंबर पंचर, ठीक, किस जगह पर किया जाता है? सामान्यतः रीढ़ की हड्डी से पानी निकलना, ठीक, रीढ़ की हड्डी से पानी निकालना किस जगह पर किया जाता है? बताइए। L3 से L4। अगला प्रश्न कह रहा है एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन में मुख्य दवा दी जाती है, बताइए कौन सी दवा दी जाती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रेनलिन, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है रोग जो भारत में नहीं पाया जाता है, जर्मन मीजल्स, जापानी एनासिफ्लाइटिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, पीत ज्वर। देखिए, पीत ज्वर, येलो फीवर भारत में नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? अमेरिका के अमेरिका के कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक। आइए पीत ज्वर के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, पीत ज्वर जो है संक्रमित मच्छरों से फैलने वाला एक गंभीर वायरल रोग है, ठीक। पीत ज्वर का विषाणु जो है फ्लेवी वायरस जीनस का एक अर्बो वायरस है और इसका प्राथमिक वाहक क्या है? मच्छर है। यह रोग एंडीज एवं हीमोगोगस प्रजाति के मच्छर द्वारा फैलता है। यह वायरस अफ्रीका और अमेरिका के कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा है? बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसमें। तो इसमें हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक। अगला प्रश्न है नर्स मोनिका एक पुरुष ग्राहक की देखभाल कर रही है, ठीक, जो वास्तविकता में कोई आधार नहीं के साथ गलत संवेदी धारण का अनुभव करते हैं। इस धारण को जाना जाता है डेल्यूशन, भ्रम, अवसाद या मति भ्रम। बताइए आप लोग। तो इसे मति भ्रम नाम से जाना जाता है। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है प्रमुख मनोरोग आपात स्थितियां निम्नलिखित हैं एक को छोड़कर। कमेंट में अपना उत्तर दीजिए इसका। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है डिमेंशिया का सबसे प्रमुख प्रकार है, बताइए। फिक्स बीमारी, पार्किंसंस बीमारी, एल्जाइमर्स बीमारी या टिक्स बीमारी। बताइए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है प्रस्थापन प्रजनन का सबसे अच्छा सूचक है, बताइए। CBR, TFR, NRR या GRR। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या को सुविधा प्रदान करता है? यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों की बात किया है, समतल क्षेत्रों की बात नहीं किया है। तो इसमें बताइएगा 20,000, 25,000, 40,000 या 30,000। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना लगभग 30,000 की जनसंख्या पर होती है, किंतु जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में यह जनसंख्या कितना होना चाहिए? 20,000। याद रखिएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य आंकड़े जो हैं, रूरल हेल्थ जो है स्टैटिस्टिक्स जो है, इसके अनुसार हमारे देश में 31 मार्च 2016 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 25,354 थी। अगला प्रश्न कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी टीकों को निम्न में संग्रहित किया जाता है, बताइए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC, इस पर जो है यूनिवर्सल टीका कार्यक्रम से संबंधित जो सभी टीके होते हैं, वैक्सीन्स होती हैं, उनको आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, जिसे ILR बोलते हैं, इसी में क्या होता है? संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय जनगणना के अनुसार कौन सा वर्ष ईयर ऑफ बिग डिवाइस के नाम से जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा 1921, अर्थात जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष 1921 हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी महामारी विज्ञान त्रि का घटक नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निगरानी। प्रश्न अगला कह रहा है GOBI अभियान किसके द्वारा प्रचारित है? WHO, FAO या यूनिसेफ या UNDP। देखिए आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ दिया गया है, इस बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। WHO के बारे में, यूनिसेफ के बारे में, FAO के बारे में, UNDP के बारे में। तो इस प्रश्न में हो जाएगा यूनिसेफ। GOBI अभियान जो है यूनिसेफ द्वारा प्रचारित किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है गर्भ निरोधक गोली देने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को छोड़कर सभी को पूछेगा, बताइए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता किसी एक को छोड़कर बाकी सारी चीज पूछेगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवित बच्चों की संख्या। देखिए गर्भ निरोधक गोली देने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें जीवित बच्चों की संख्या के बारे में प्रायः नहीं पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पैरों की मांसपेशियों में चुभन, सिरदर्द, पैरों में सूजन, पीलिया, उच्च रक्तचाप, स्तन कैंसर, मधुमेह, गठिया तथा अंतिम प्रसव का समय आदि, इन सब चीज़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। किसके द्वारा? स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के प्रबंधकीय कार्य हैं,
किसी एक को छोड़ के, बताइए। चारों विकल्प में एक को छोड़कर बाकी सभी जो हैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के प्रबंधकीय कार्य में सम्मिलित हैं। बताइए कौन से हैं। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यवेक्षण। अगला प्रश्न कह रहा है प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है प्लेसेंटा या कार्पस लुटियम या वक्षस्थल या ग्रेफियन फॉलिकल्स। बताइए, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्पस लुटियम। देखिए, कार्पस लुटियम जो है अंडाशय में स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह स्त्रियों में मासिक चक्र को नियमित रखने तथा प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम कितनी एएनसी विजिट करना चाहिए। बताइए, कम से कम कितनी एएनसी विजिट करना चाहिए, 3, 5, 4 या 9। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 4 एएनसी विजिट करना चाहिए। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, इसके द्वारा एक निर्धारित मानक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक है। उसके अनुसार गर्भावस्था के दौरान जो एएनएम होती हैं, एएनएम को कम से कम 4 एएनसी विजिट करना चाहिए। पहला विजिट 16 सप्ताह पर, दूसरा विजिट 24 से 28 सप्ताह पर, तीसरा विजिट 32 सप्ताह पर और चौथा विजिट 36 सप्ताह पर। अगला प्रश्न कह रहा है प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का क्या रंग होता है। बताइए, चमकीला लाल, ईट के रंग जैसा लाल या भूरा लाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा चमकीला लाल। अगला प्रश्न कर रहा है लैमिनेरिया टेंट है। बताइए, लैमिनेरिया टेंट है, बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, लैमिनेरिया टेंट जो है एक हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर है, ठीक, जो शुष्क लैमिनेरिया एक प्रकार का शैवाल से निर्मित एक पतले रॉड जैसा होता है। इसका उपयोग कब किया जाता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने, डिलीवरी अथवा गर्भपात के दौरान गर्भाशय ग्रीवा को फैलाने में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कर रहा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से संक्रमित स्त्रियों में खतरे की संभावना होती है बांझपन, सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय फाइब्राइड, अनियमित माहवारी। बताइए, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाइकल कैंसर। देखिए, ह्यूमन पैपिलोम वायरस जो होता है HPV, ठीक, इसको शॉर्ट में HPV बोलते हैं, तो विषाणुओं का एक समूह होता है। HPV के 100 से अधिक प्रकार होते हैं, ठीक, जिनमें 13 कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। जिनमें 13 प्रकार ऐसे हैं जो कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। HPV का संक्रमण जो है मुख्यतः लैंगिक संपर्क, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होता है। इससे संक्रमित स्त्रियों में सर्वाइकल कैंसर होने की क्या होती है, संभावना। अगला प्रश्न कह रहा है भारतवर्ष में मां की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है, बाधित जन्म प्रक्रिया या संक्रमण या रक्ताल्पता या रक्तस्राव। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्तस्राव, ब्लीडिंग। अगला प्रश्न कर रहा है प्राइमीपेरा में पार्टोग्राफ की लेटेंट फेज है लगभग 16 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे या 12 घंटे। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 घंटे। अगला प्रश्न है HCG का स्रोत है, HCG का स्रोत है, बताइए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कर रहा है फाइब्राइड यूट्रस किसमें ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिला में। अगला प्रश्न कर रहा है अग्र फॉन्टेनेल का आकार होता है गोल, चौकोर, डायमंड या त्रिकोणीय। तो इसमें हो जाएगा डायमंड।
डायमंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अग्रफ्रंटल जो होता है डायमंड के आकार का होता है, जो विकसित हो रहे भ्रूणीय कपाल के 2 फ्रंटल तथा 2 पैराइटल अस्थियों के बीच स्थित होता है। यह जन्म के बाद 18 माह तक बना रहता है। तत्पश्चात कपाल की हड्डियों के ऑसिफिकेशन के कारण यह क्या होता है, बंद हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है बेल्स पाल्सी होती है जख्मों में, किसके जख्मों बताइए। बेल्स पाल्सी होती है, देखिए मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं, जिनमें 7वीं जोड़ी को फेसियल नर्व कहते हैं। यह चेहरे पर फैली हुई होती है। इसके क्षतिग्रस्त या जख्मी होने से चेहरे की अस्थायी पैरालिसिस हो जाती है, ठीक, जिसे बेल्स पाल्सी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों में विल्म्स ट्यूमर किस अंग को प्रभावित करता है, बताइए। विल्म्स ट्यूमर फेफड़े को प्रभावित करता है, या वृक्क को, या मस्तिष्क को, या आंत को। देखिए विल्म्स ट्यूमर एक किडनी ट्यूमर है, ठीक, वृक्क ट्यूमर है जो लगभग हमेशा बच्चों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है IMNCI के वर्गीकरण में गुलाबी रंग का कोड बताइए। गुलाबी रंग का कोड क्या दर्शाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पताल भेजने या भर्ती कराने की ज़रूरत है। देखिए IMNCI के वर्गीकरण में बच्चों के बीमारी की अवस्था को 3 रंगों में कोड के रूप में विभाजित किया गया है। एक पिंक अर्थात गुलाबी, यह कोड जो है पिंक रंग का जो कोड है पिंक कलर का, यह बताता है कि बच्चों को अस्पताल भेजने या भर्ती कराने की ज़रूरत होता है, ठीक। पीले रंग का जो कोड होता है वो क्या बताता है, विशेष इलाज आरंभ करने को इंगित करता है। जबकि हरे रंग का कोड घरेलू इलाज पर जोर देता है। तीनों कोड याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन भी सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 10 का नियम लागू होता है, बताइए। 10 का नियम लागू होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है BFHI है, बताइए। BFHI इसका फुल फॉर्म पूछा है, बताइए क्या हो जाएगा। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए BFHI का पूरा नाम जो होता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव होता है। इसका आरंभ WHO तथा यूनिसेफ द्वारा 1991 में किया गया था, ठीक। यह स्तनपान के समर्थन एवं संरक्षण हेतु वैश्विक प्रयास से संबंधित है।